Good morning, students. Today we will start a new chapter, that is chapter number 4 from our NCERT. It is chemical kinetics, है ना। प्रीवियस क्लास में अपन देखा था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया था, उसमें अपन ने लास्ट जो है सेल और कोरोजन के बारे में डिस्कस करा था। अभी अपन स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स, फोर्थ चैप्टर है अपनी एनसीईआरटी का। ओके, तो बहुत ही इजी मीन्स इजीएस्ट चैप्टर ऑफ द एनसीईआरटी वो कौन सा है? केमिकल का है। बहुत ही ज्यादा इजी और 4 मार्क्स का है शायद अपने बोर्ड एग्जाम में, और बहुत ज्यादा इजी। मतलब अगर आप चैप्टर को अच्छे से क्लास के साथ साथ करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। न्यूमेरिकल सेक्शन, न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं ना। न्यूमेरिकल्स अगर बात करें अपन एग्जाम में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमेरिकल्स के रिगार्डिंग काफी इंपॉर्टेंट है। जो ज्यादातर न्यूमेरिकल्स आएंगे, मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स है वो इसी चैप्टर से बेस है, यानी कि एक तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से और एक आपके पास केमिकल काइनेटिक्स। तो आइए देखते हैं क्या है केमिकल काइनेटिक्स, किसके बारे में पढ़ते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में क्या स्टडी करते हैं, क्या क्या डेफिनेशंस आती हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं अपन कि केमिकल काइनेटिक्स का इंट्रोडक्शन, दैट व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स, है ना। देखिएगा, आपके पास में अगर एक केमिकल रिएक्शन लिखता हूं, दैट ए गिव्स टू बी, यानी कि ए आपके पास क्या है? रिएक्टेंट है, और बी आपके पास क्या है? प्रोडक्ट। मैं आपको कहूं कि मेरे को इस केमिकल रिएक्शन की स्टडी करनी, तो मैं किस बेसिस पे करूंगा? अगर मैं इस केमिकल रिएक्शन की मेरे को स्टडी करनी है तो कौन कौन से बेसिस पे मैं इसकी स्टडी कर सकता हूँ? कि सर सबसे पहले तो कोई भी केमिकल रिएक्शन की अगर अपन स्टडी करते हैं तो अपन ये देखते हैं कि रिएक्शन इज कंप्लीटेड और नॉट। रिएक्शन कंप्लीट होगी या नहीं होगी। सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन की अगर आप स्टडी करते हो तो केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होगी या नहीं होगी। सबसे पहला टॉपिक ये आता है। सेकेंड, कि इफ रिएक्शन इज कंप्लीटेड देन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल बी, कि जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका अमाउंट कितना होगा, ज्यादा होगा या कम होगा, ये सब सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू। मैं क्या कह रहा हूँ, कोई भी केमिकल रिएक्शन ले लीजिए, उस केमिकल रिएक्शन की अगर आप स्टडी करते हो तो कुछ पॉइंट ध्यान में रखने होते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, दैट जो आप रिएक्शन करवा रहे हो वो रिएक्शन कंप्लीट हो रही है या नहीं हो रही। सेकंड पॉइंट क्या आता है कि अगर आपके पास रिएक्शन कंप्लीट हो रही है तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट क्या रहेगा, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल बी, कितना बनेगा अमाउंट। और थर्ड वन ये आ रहा है कि रिएक्शन आपके पास कंप्लीट हो रही है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट भी आपको पता चल रहा है, बट रिएक्शन की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन विल बी, क्या होगी उसके बारे में देखना। यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उसमें इन 3 पॉइंट को देख के स्टडी करी जाती है। पहली कौन सी होगी, रिएक्शन कंप्लीट होगी या नहीं होगी। सेकंड कौन सी होगी आपके पास, कि रिएक्शन अगर कंप्लीट हो गई तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट क्या रहेगा। और थर्ड कौन सी होगी आपके पास, कि स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या होगी, मीन्स रिएक्शन किस स्पीड से कंप्लीट हो रही है। तो सर ये तीनों पढ़ने पड़ेंगे इस चैप्टर में? मैंने कहा नहीं बच्चा, तीनों नहीं पढ़ने। रिएक्शन कंप्लीट होगी या नहीं होगी ये अपन 11th में डिस्कस कर चुके हैं। 11th में अपने पास एक चैप्टर था थर्मोडायनामिक्स, अगर आप सबको याद हो, थर्मोडायनामिक्स। उसमें अपन देख चुके हैं कि रिएक्शन कंप्लीट होगी या नहीं होगी ये कैसे पता चलता है। कि सर कैसे? मैंने कहा आप क्या करें, डेल्टा जी की वैल्यू से पता कर सकते हैं। डेल्टा जी की वैल्यू से, कि अगर आपके पास डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो रिएक्शन कंप्लीट होगी, और अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। ये अपन 11th में डिस्कस कर चुके हैं, है ना। और अभी भी अपन ने करा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डेल्टा जी की वैल्यू पर, कि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो क्या होगा, डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो क्या होगा। डेल्टा जी अगर किसी को पता नहीं है कि क्या होता है, इसको अपन कहते हैं चेंज इन
gives free energy. Change in gives free energy. Second, that amount of product will be, अगर आपके पास रिएक्शन कंप्लीट हो रही है तो प्रोडक्ट का अमाउंट क्या होगा, तो ये सॉरी ये कैसे पता चलता है अपने को, ये भी अपन 11th में देख चुके हैं, यानी कि एक चैप्टर आया था इक्विलिब्रियम। ये सर इक्विलिब्रियम में कहा देखा था, मैंने कहा आपने देखा होगा ले चेटिलियर प्रिंसिपल। ले चेटिलियर प्रिंसिपल आपको ये बताता है कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कब ज्यादा होगा, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कब कम होगा। मतलब स्टार्टिंग के 2 पॉइंट तो अपन कहाँ डिस्कस कर चुके हैं 11th क्लास। एक चैप्टर कौन सा था, थर्मोडायनेमिक्स, दूसरा चैप्टर कौन सा था आपके पास, इक्विलिब्रियम। अब बात करें कि स्पीड ऑफ रिएक्शन, स्पीड कह दीजिए चाहे इसको अपन वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन कह देते हैं, कि वेलोसिटी और स्पीड ऑफ रिएक्शन, तो इसकी स्टडी अपन कहाँ करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स। इसकी स्टडी अपन कहाँ करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में। तो ये अपने चैप्टर कहाँ आ जाता है, 11th। केमिकल काइनेटिक्स में इसकी स्टडी करी जाती है। मीन्स केमिस्ट्री की वो ब्रांच, यूं कह सकते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें स्पीड ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन की स्टडी करते हैं, उसको क्या कहते हैं, केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। डेफिनेशन क्लियर है। देखो एक बात बताओ, अगर आपके पास स्पीड होगी या वेलोसिटी होगी, तो इस वेलोसिटी या स्पीड को अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स भी तो होंगे। कुछ फैक्टर जो है वो स्पीड को अफेक्ट करेंगे कि भैया किसकी स्पीड ज्यादा होगी, कब स्पीड कम होगी, ये भी कौन बताएगा आपको, कुछ ना कुछ तो फैक्टर आएंगे। तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि दैट ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, सुनिएगा गौर से, दैट ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स अबाउट द स्टडी ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन और speed of reaction and factor affecting speed of reaction known as chemical kinetics, known as chemical kinetics। एक बात और थोड़ी सी ऐड कर देते हैं कि साथ साथ में क्या करता है, रिएक्शन मैकेनिज्म को भी एक्सप्लेन करता है, जिससे कोई केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है उसकी मैकेनिज्म को भी एक्सप्लेन करता है, उसको अपन क्या कहते हैं, केमिकल काइनेटिक्स। दोबारा से डेफिनेशन सुनिएगा आराम से एकदम। That branch of physical chemistry which deals about the study of velocity of reaction or speed of reaction or rate of reaction, तीनों एक ही बात है, velocity of reaction or speed of reaction and factor affecting speed of reaction and the reaction mechanism by which reaction is completed known as chemical kinetics। उसको अपन क्या कहते हैं, chemical kinetics कहते हैं, है ना। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो 3 पॉइंट के रिगार्डिंग उसकी स्टडी करी जाती है, रिएक्शन कंप्लीट होगी या नहीं होगी, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट क्या रहेगा, स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या होगी। रिएक्शन कंप्लीट होगी या नहीं होगी ये अपन कहाँ देखते हैं, थर्मो में। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कहाँ देखते हैं अपन, इक्विलिब्रियम में। और स्पीड और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन की अगर बात करें तो वो अपन कहाँ देखते हैं, काइनेटिक्स में। और काइनेटिक्स की यही डेफिनेशन हो जाती है कि वो ब्रांच जिसमें आपके पास क्या हो, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, factor affecting velocity of reaction and the reaction mechanism by which reaction is completed, इसकी अगर स्टडी हो तो उसको अपन क्या कह देते हैं, केमिकल काइनेटिक्स कह देते हैं। ओके अब देखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, chemical reaction can be classified into 3 types। स्पीड की बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, आपको ही पता है 3 टाइप हो सकते हैं, कौन कौन से। एक तो आपके पास होगी फास्ट रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन होगी, एक आपके पास फास्ट, ठीक है ना। एक फास्ट है तो दूसरी कौन सी हो जाएगी आपके पास बच्चों, स्लो। और थर्ड वन कौन सी हो जाएगी आपके पास, एवरेज रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन,
स्लो रिएक्शन एंड एवरेज रिएक्शन। व्हाट इज द फास्ट रिएक्शन? फास्ट रिएक्शन का मीनिंग क्या है कि वो जो बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट हो जाती है, उस केमिकल रिएक्शन को अपन कौन सी रिएक्शन कहते हैं? फास्ट रिएक्शन कहते हैं। फास्ट रिएक्शन का मीनिंग क्या हो गया कि दैट केमिकल रिएक्शन which are completed in 10 to the power minus 12 to 10 to the power minus 9 सेकेंड, इतने टाइम में अगर कंप्लीट हो जाती है तो उस केमिकल रिएक्शन को अपन कौन सी रिएक्शन कहते हैं? फास्ट रिएक्शन। कि क्या रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन इतने कम टाइम में कंप्लीट हो सकती है? मैंने कहा हाँ। कि सर कौन सी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जितनी भी होती है वो फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल। यानी कि आप एसिड बेस की रिएक्शन करवा दो, इतने कम टाइम में ये क्या हो जाती है? कंप्लीट। तो फास्ट रिएक्शन कौन सी होगी? दैट केमिकल रिएक्शन विच आर कंप्लीटेड इनटू 10 to the power minus 12 to 10 to the power minus 9 seconds, known as fast reaction. All the neutralization reactions are examples of fast reaction. एसिड बेस रिएक्शन कोई भी होगी वो आपके पास किसका एग्जांपल होगी? फास्ट रिएक्शन। बात कर लेते हैं स्लो रिएक्शन की कि वो व्हाट इज स्लो रिएक्शन? दैट केमिकल रिएक्शन व्हिच आर कंप्लीटेड इन मेनी इयर्स, मेनी आवर्स, नॉन एज स्लो रिएक्शन। जो बहुत धीरे 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 कंप्लीट हो, उस रिएक्शन को अपन कौन सी रिएक्शन कहेंगे? स्लो। कि सर एग्जांपल इसका, मैंने कहा रस्टिंग ऑफ आयरन। तो लास्ट चैप्टर में ये अपने देखा था थर्ड में, रस्टिंग ऑफ आयरन इज द एग्जांपल ऑफ स्लो रिएक्शन। के सर कैसे? मैंने कहा आयरन ऑब्जेक्ट है, उसको बाहर ले जाके रख दो, तो क्या शाम तक उस पे, इवनिंग तक उसमें रस्ट का फॉर्मेशन होगा? कि सर नहीं। कुछ टाइम के बाद, मतलब धीरे 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 ये रिएक्शन कंप्लीट होती है, तो उस केमिकल रिएक्शन को अपन कौन सी रिएक्शन कहते हैं? स्लो रिएक्शन। जिसको कंप्लीट होने में कई महीने लग जाते हैं, जिसको कंप्लीट होने में कई महीने लग जाते हैं, उस केमिकल रिएक्शन को क्या कहते हैं? अपन स्लो रिएक्शन कहते हैं। बहुत टाइम लग जाता है। जो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है उसको अपन कौन सी रिएक्शन कहते हैं? फास्ट रिएक्शन। और एवरेज का मीनिंग क्या हो गया? एवरेज का मीनिंग हो गया कि दैट केमिकल रिएक्शन विच आर कंप्लीटेड इन few seconds, few minutes, few hours, known as average reaction. ना तो इतनी ज्यादा स्लो हो और ना ही इतनी ज्यादा फास्ट हो, उस रिएक्शन को अपन कौन सी रिएक्शन कहेंगे? एवरेज रिएक्शन कहेंगे, है ना। और केमिकल काइनेटिक्स में सारे के सारे जनरली जो अपने को रिएक्शन पढ़नी है वो कौन सी है? एवरेज रिएक्शन। के सर कुछ एग्जांपल देखो, एग्जांपल देख लेते हैं। इथाइल एसीटेट का हाइड्रोलाइसिस करवा दो। इथाइल एसीटेट की रिएक्शन वाटर के साथ करवा दी, तो वाटर के साथ करवाने पे अपने को क्या मिला? CH3COOH प्लस C2H5OH। इट इज द एग्जांपल ऑफ एवरेज रिएक्शन। सर और एग्जांपल, मैंने कहा PCl5 है, उसका डीकम्पोजिशन कर दीजिए, इसमें होगा PCl3 में प्लस Cl2। सर और एग्जांपल, मैंने कहा H2 है प्लस I2 है, इससे किसका फॉर्मेशन कर लीजिए? 2HI का। इट इज एन एग्जांपल ऑफ एवरेज रिएक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ रिएक्शन, chemical reactions can be classified into three types that are fast, average and slow. Fast reaction means जो बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट हो जाती है, उसको अपन कौन सी रिएक्शन कहते हैं? फास्ट। एग्जांपल क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन। स्लो रिएक्शन मीन्स कि जो बहुत ज्यादा टाइम लेती है ना, कुछ दिन ले लेती है, महीने ले लेती है, तो उस रिएक्शन को अपन कौन से रिएक्शन कहते हैं? स्लो रिएक्शन कहते हैं। और उसका एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन। एवरेज रिएक्शन ना तो इतनी फास्ट हो ना उतनी स्लो हो, उस केमिकल रिएक्शन को अपन कौन सी रिएक्शन कहते हैं? एवरेज रिएक्शन। एग्जांपल आपके पास ये इसके एग्जांपल हो गए। कि सर क्या रीजन है कि ये रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होती है, यानी कि बहुत कम टाइम में कंप्लीट हो जाती है, और क्या रीजन है कि ये रिएक्शन जो है वो बहुत धीरे होती है? तो यही अपन इस चैप्टर में देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं किसको? इनकी रिएक्शन की स्पीड। ओके, आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है रेट ऑफ रिएक्शन। इसी को अपन वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। रेट मतलब आपके पास वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, एक ही बात। वेलोसिटी कह दो चाहे रेट कह दो, रेट ऑफ रिएक्शन कह दो चाहे वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन कह दो, ठीक है ना। तो आइए देखते क्या होता है। वही है, आपके पास एक केमिकल इक्वेशन है, ए है, ए से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, बी, ठीक है। मैंने कहा व्हेन टी इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड, टी इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड, टाइम कितना है, 0 सेकेंड है भैया, टी इक्वल्स टू 0 सेकेंड। मैंने कहा आप ये बताइए कि टाइम अगर 0 सेकेंड है तो इसकी कंसेंट्रेशन आपके पास कितनी होगी, तो आपने कहा सर सी होगी, है ना। एज्यूम कर रहे हैं कि इसकी कंसेंट्रेशन कितनी होगी, रिएक्टेंट की सी और प्रोडक्ट की आपके पास क्या होगी, 0। ऐसे ही तो होता है, जब टाइम मैक्सिमम हो तो रिएक्टेंट आपके पास, सॉरी, जब टाइम 0 हो तो रिएक्टेंट आपके पास क्या रहता है, मैक्सिमम रहता है, ठीक है ना। अब जैसे जैसे रिएक्शन होगी, मीन्स मैं यूं कह दूं दैट टी इज इक्वल्स टू मेरे पास क्या है, टी सेकेंड, टी इज इक्वल्स टू मेरे पास क्या है, टी सेकेंड। मैंने कह दिया कि भैया इसकी कंसेंट्रेशन अल्फा हो गई, कंसेंट्रेशन ही बोल रहा हूँ, टर्म ध्यान रखना, इसकी कंसेंट्रेशन अल्फा हो गई तो इसकी कंसेंट्रेशन कितनी होगी, आपने कहा सी माइनस है। अब कईयों को ऐसे नहीं समझ आता तो यूं समझा देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड, रिएक्टेंट के मोल मैंने ले लिए 1, तो प्रोडक्ट के मोल उस समय कितने होंगे, 0। अब कोई पूछेगा सर क्यों होंगे प्रोडक्ट के मोल 0, तो मैंने कहा बेवकूफो, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है, रिएक्शन जो है वो स्टार्ट ही नहीं हुई है, और रिएक्शन अगर स्टार्ट नहीं होगी तो आपके पास जो प्रोडक्ट है वो कितना रहेगा, 0 ही तो रहेगा, प्रोडक्ट के मोल का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। टी इज इक्वल टू टी सेकेंड, मैंने कहा इसके अल्फा मोल्स का फॉर्मेशन हो गया, तो बनेगा किस में से, इसी में से तो बनेगा, तो कितना हो गया आपके पास, 1 माइनस अल्फा। मैंने कहा कंसंट्रेशन देख लो दोनों की, कंसंट्रेशन क्या हो गई, सी 1 माइनस अल्फा, और यहाँ कितनी है, सी अल्फा। मीन्स जैसे जैसे टाइम चेंज करा, जैसे जैसे टाइम चेंज करा, वैसे वैसे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में भी क्या हो गया, चेंज। पहले इसकी कंसंट्रेशन कितनी आती है, अगर इसको सी से मल्टीप्लाई करते तो सी, और इसकी कितनी आती है कंसंट्रेशन, 0, और अब कंसंट्रेशन कितनी है, सी 1 माइनस अल्फा और सी अल्फा। मीन्स जैसे जैसे अपन किसी भी केमिकल रिएक्शन में टाइम चेंज करते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में भी चेंज होता है। उसी को अपन क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, उसी को अपन क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, ठीक है ना। अब डेफिनेशन सुनिए, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, गौर से सुनना, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नॉन एज रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में टाइम के साथ जो चेंज होता है उसको अपन क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो रेट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू change in concentration of reactant or product upon change in time, change in time। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन में टाइम के साथ जो चेंज होता है उसको अपन क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। आगे साइन किसका आ जाएगा, प्लस माइनस, यानी कि रेट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस dc अपॉन dt, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। कि सर प्लस साइन किसके लिए यूज करा, मैंने कहा फॉर प्रोडक्ट, प्लस साइन किसके लिए आएगा, प्रोडक्ट के लिए। माइनस साइन किसके लिए आएगा, मैंने कहा रिएक्टेंट के लिए, फॉर रिएक्टेंट। प्लस साइन किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए, माइनस साइन किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए। सर क्यों, मैंने कहा टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होती है। कि सर कैसे, मैंने कहा 0 था, सी अल्फा हो गया, इंक्रीज हो रही है ना। तो जिसकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है उसके लिए कौन सा साइन आएगा आपके पास, प्लस।
और जिसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है उसके लिए आपके पास क्या आएगा, माइनस। For reactant, the concentration is decreases with respect to time, तो अपन क्या साइन, कौन सा साइन यूज करेंगे, माइनस। और प्रोडक्ट के लिए कंसंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज होती है तो कौन सा साइन यूज करेंगे, अपन प्लस साइन यूज करेंगे, पॉजिटिव, ठीक है ना। तो प्लस माइनस डीसी अपॉन डीटी, ये क्या होता है, रेट। रेट की डेफिनेशन क्या होगी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन, ओके। प्लस साइन क्यों यूज करते हैं, बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होती है, तो उसके लिए कौन सा साइन यूज करते हैं, माइनस का साइन यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलिए आगे देखते हैं। अब जो रेट ऑफ रिएक्शन है, वो जनरली टू टाइप की होती है। कौन कौन सी, देखो, एक होती है आपके पास इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, और एक आपके पास होती है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। सर क्या डिफरेंस है दोनों में, दोनों का फॉर्मूला सेम। रेट ऑफ रिएक्शन आ गया मीन्स आपके पास क्या आएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। अब सर फिर इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब है और एवरेज का क्या मतलब है, तो इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है, किसी एक इंस्टेंट टाइम पर जो आप रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हो उसको अपन कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। सर कैसे, मैंने कहा मान लीजिए कि स्कूल स्टार्ट हो गई, आपको घर से अपने स्कूल आना, ठीक है ना, घर से स्कूल आना है, तो आपको घर से स्कूल आने में मान लीजिए 10 मिनट्स लगे, ठीक है ना। डिस्टेंस अपन ले लेते हैं मान लीजिए 6 किलोमीटर। मैंने कहा आपकी स्पीड क्या होगी, तो आपने कहा सर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 6/10.6 आ गया। तो ये कौन सी हुई, एवरेज। सर एवरेज कैसे, मैंने कहा पूरा डिस्टेंस कवर करने में जितना आपको टाइम लगा है वो आपके पास जो हो गया उसको अपन एवरेज करें। मैंने कहा एट ए पर्टिकुलर टाइम, यानी कि इतनी डिस्टेंस, यानी कि कुछ 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा, है ना, तो उसको अपन क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस कहेंगे। यानी कि एक इंस्टेंट टाइम पर आपके पास किसी रिएक्शन की जो रेट होती है उसको अपन क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है कि कंप्लीट रिएक्शन होने में जो टाइम लगता है उसको अपन क्या कह देते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कह देते हैं। रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है, बाकी सब सेम है। जैसे इसमें अपन लिखते हैं प्लस माइनस डीसी अपॉन डी, और इसमें लिखते हैं प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। ये किसके लिए, आपके पास इंस्टेंटेनियस के लिए, ये किसके लिए, आपके पास एवरेज के लिए। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो तो ये भी चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम है, बट ये इंस्टेंट टाइम पर एक पर्टिकुलर टाइम पे होगा। और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ये कंप्लीट के लिए होगा, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, ये भी चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। ओके, आइए आगे चलो। अब लिखते कैसे हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन आ गई तो उसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखें। तो जैसे आपके पास ए है प्लस बी है, इससे फॉर्मेशन हो रहा है सी का प्लस डी, है ना। देखो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, उस केमिकल रिएक्शन में हमेशा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम। और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, इंक्रीज। ये तो अपने को पता है, अभी देखा था, एग्जांपल भी लिया था कि जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है, वैसे वैसे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तो इंक्रीज होगी और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। ओके,
तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन या फिर रिएक्टेंट की रेट की बात करें तो इसको अपन कहते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। बिकॉज धीरे धीरे रिएक्टेंट क्या हो जाते हैं, कम। और C+D ये आपके पास प्रोडक्ट है, इनकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज होती है, इसके कारण से इसको कहते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन। इसको क्या कहते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उसमें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस will always equals to the rate of formation। कि सर इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये है बच्चों कि जितना रिएक्टेंट कंज्यूम होगा उतना ही तो प्रोडक्ट बनेगा। कि अगर आपके पास मान लीजिए कि H2 है, वो I2 से रिएक्शन कर रहा है और HI का फॉर्मेशन कर रहा है, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन की रिएक्शन करवा रहे हो और हाइड्रोजन आयोडाइड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो अगर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन और 1 मोल ऑफ आयोडीन दोनों कंबाइन होंगे तभी तो 2 मोल ऑफ HI बनेगा। मीन्स जितना हाइड्रोजन जितना आयोडीन आपके पास कंज्यूम हो रहा है उतना ही तो आपको किसका फॉर्मेशन हो रहा है, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो मीन्स रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, जो हाइड्रोजन और आयोडीन धीरे धीरे कंज्यूम हो रहे हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसके इक्वल होगा, HI के फॉर्मेशन के, यानी कि रेट ऑफ फॉर्मेशन। ये हर एक केमिकल रिएक्शन में लगेगा कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस विल ऑलवेज इक्वल टू द रेट ऑफ फॉर्मेशन। क्लियर है बात? अब देखिएगा इस रिएक्शन के लिए कैसे लिखेंगे, आपको रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखनी है इस केमिकल रिएक्शन। फॉर्मूला ध्यान में रखना है, फॉर्मूला क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। ये फॉर्मूला होता है सबके लिए। मैंने कहा इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, तो आपने कहा सर ये रही ए की कंसंट्रेशन, मैंने कहा एकदम सही है। सर आगे डी लगा दो, मैंने कहा क्यों, आपने कहा सर चेंज हो रहा है ना, तो ये हो गया चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम, अपॉन चेंज इन टाइम। अब ये बताओ कि ये जो ए था वो रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट? कि सर ये तो रिएक्टेंट है, मैंने कहा आगे साइन लगा दो माइनस का, किसका साइन लगा दो, माइनस का, इक्वल्स टू में करा। अब आपके पास क्या आया, बी, बी इज ए रिएक्टेंट, तो अपन क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन सॉरी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन चेंज इन टाइम। इसके आगे भी साइन किसका आएगा कि सर माइनस का, बिकॉज ये रिएक्टेंट है। ए और बी दोनों आपके पास क्या हो गए, रिएक्टेंट, दोनों के आगे साइन किसका आ गया आपके पास, माइनस, इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ सी, एकदम सही है, डी अपॉन आपके पास क्या आ गया, dt, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन चेंज इन टाइम। बट अब जो सी यहाँ पर है वो क्या है, रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है बच्चों? तो आपने कहा सर प्रोडक्ट है, बिकॉज ये कहाँ पे है सर, राइट हैंड साइड में हमेशा प्रोडक्ट होते हैं। तो अगर ये प्रोडक्ट है तो इसके आगे साइन किसका लगा दो आप, प्लस, किसका साइन लगा दो, प्लस। ओके, इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ डी, आगे आ गया स्मॉल डी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन चेंज इन टाइम, आगे साइन किसका आएगा, प्लस का। सर प्लस का क्यों, बिकॉज डी भी तो आपके पास क्या है, रिएक्टेंट। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उसकी रेट को ऐसे लिखते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन चेंज इन टाइम। अब कौन से रिएक्टेंट है कौन से प्रोडक्ट है ये आपको देखना है। रिएक्टेंट आ जाए आगे माइनस का साइन, प्रोडक्ट आ जाए आगे आपके पास प्लस का साइन। तो माइनस का साइन क्या इंडिकेट करता है कि टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, और पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, ओके।
अब ये तो कब था, जब आपके पास 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट और 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ तक अगर समझ आ गया हो कि कैसे रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो हैंड रेज कर दीजिए फटाफट। फिर अपन देखते हैं कि अगर एक से ज्यादा मोल आ गए तो क्या करें। यहाँ तक अगर क्लियर है तो जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट पे कि एक से ज्यादा मोल हो तो कैसे लिखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट में एक स्टार पॉइंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या पॉइंट? कि रेट ऑफ रिएक्शन will always given for 1 मोल। हमेशा किसके लिए दी जाती है? 1 मोल। आपने वो अपन 5th में 6th में अपने अगर करा हो कि आपके पास 20 पेन है, 20 पेन का 100 रुपीज है, तो 1 पेन के कितने रुपीज होंगे? तो अपन क्या करते थे कि सर अपन कर देते 100/20 इक्वल्स टू 5। वैसा ही यहाँ पे करना है कि सर कैसे? देखो 2a प्लस 3b 4c प्लस d, ये आपके पास केमिकल रिएक्शन है। मैंने कहा इसके लिए रेट लिखो, तो अब जो रेट पहले आएगी वो किसके लिए आएगी? वो तो 2 मोल के लिए आएगी। अपने को कितने मोल के लिए लिखनी है? हमेशा बिकॉज 1 मोल के लिए लिखनी है। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हमेशा कितने मोल के लिए दी जाती है? 1 मोल। 2 मोल के लिए, 2 मोल ऑफ ए के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या है? वो है -dA/dt। तो 1 मोल के लिए क्या होगी बच्चों? ये 1/2 कहाँ आ जाएगा? डिवाइड। तो कहने का क्या मतलब है कि जो भी नंबर ऑफ मोल्स आ जाए आपके पास, उन नंबर ऑफ मोल्स को आप कहाँ रख दो? डिवाइड में। जो भी नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं उस नंबर ऑफ मोल्स को आप क्या कर दो? डिवाइड में रख दो। आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी। कि सर कैसे? मैंने कहा देखो -1/2 dA अपॉन dt इज इक्वल्स टू -1/3 dB अपॉन dt इज इक्वल्स टू प्लस 1/4 d change in concentration of C upon dt is equals to plus d। अब यहाँ पे आगे कोई मोल्स नहीं है तो इसका 1 मोल ही होगा, तो ये आ गया dB अपॉन dt। मीन्स आप किसी भी रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हो, 1 मोल है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर मोल जो है मोर देन 1 है, एक से ज्यादा आपके पास नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स को आप डिवाइड में रखें। माइनस प्लस का सिग्निफिकेंट इतना ही है कि ये आपको बताते हैं कि कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। माइनस आ गया तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, प्लस आ गया तो कंसंट्रेशन क्या होगी? इंक्रीज होगी। इस चीज का ध्यान में रखिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स करेंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी कि सर माइनस है, अपन माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, उधर कर देते हैं, ये माइनस है ये प्लस में आ गया तो इसको माइनस में कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना। माइनस का मतलब है रिएक्शन कंसंट्रेशन डिक्रीज, और प्लस का मतलब है आपके पास कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। तो अगर आपके पास एक से ज्यादा मोल्स आ जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे लिखते हैं। अगर आपके पास 1 मोल हो तो रेट ऑफ रिएक्शन जो पहले वाला तरीका था वैसे लिखते हैं। ओके, अब देखो एक इक्वेशन ले लेते हैं, उस इक्वेशन का देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। चलिए लाइक अपने पास आ गया N2 + 3s2 2NH3, N2 + 3s2, फटाफट से कर लेते हैं 2NH3 है ना। क्या आएगा? -d चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन dt इज इक्वल्स टू माइनस का 1/3 d H2 अपॉन क्या आ जाएगा आपके पास? dt इज इक्वल्स टू प्लस का 1/2 d NH3 अपॉन क्या आ जाएगा? dt। तो नंबर ऑफ मोल्स है वो कहाँ रखने हैं? डिवाइड में रखने हैं, और सब चीज
एकदम सही सही हो जाएगी। ओके, तो मिलते हैं अब कल की क्लास में। कल देखेंगे न्यूमेरिकल्स और कौन कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों, मिलते हैं कल।